स्वागत है आप सभी का पवन सर स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर तीसरा नियोजित विकास की राजनीति, जो कि सेकंड पार्ट रहने वाला है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि नियोजित विकास की राजनीति मतलब भारत देश जब आज़ाद हुआ था तो कैसे भारत ने एक नियोजन तरीके से अपना विकास किया और कैसे विकास की ओर बढ़ते चले गए, और जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी काफ़ी कुछ समझा था। तो अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक लगी हुई है, तो आप लोग जाकर प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आगे का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अब वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या होते हैं। जो वामपंथी और दक्षिणपंथी, जो कि वामपंथी होते हैं और दक्षिणपंथी क्या होते हैं। तो दक्षिणपंथी अथवा वामपंथी शब्द से किसी राजनीतिक बदलाव को लेकर वह कौन सा पक्ष लेगा या आर्थिक पुनरावृत्ति में राज्य की भूमिका के बारे में उनकी क्या राय होगी, उनके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, तो वो दक्षिणपंथी हो जाता है। वामपंथी क्या है, तो जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की वफादारी करते और इन तबकों और फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकार नीतियों को समर्थन करते हैं। तो वामपंथी जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं, जो पिछले वर्ग होते हैं उनको सामान लाते हैं, तो वह वामपंथी कहलाते हैं। अब दक्षिणपंथी, जैसे कि दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिष्ठा और बाजार मूलन अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में ही गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब दक्षिणपंथी में उन लोगों को इंगित किया जाता है, उन लोगों को शामिल किया जाता है जिसमें जो कि खुली प्रतिष्ठा होती है, बाजार मूलन अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रेरित की जाती है, और यानी सरकार की अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं किया जाता, मतलब सरकार की अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता, उसे हम दक्षिणपंथी कहते हैं। जबकि वामपंथी जो गरीब और पिछड़े सामाजिक वर्गों की वफादारी करते हैं, तरफदारी करते हैं, तो उसे हम वामपंथी कहते हैं। तो वामपंथी वह जो गरीबी सामाजिक लोगों की मदद करते हैं। और जो विकास का केरल मॉडल क्या है, तो विकास का जो कि केरल मॉडल अपनाया गया था, तो उसका मतलब क्या होता है। केरल जो विकास और नियोजन के लिए रास्ता अपनाया गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। कि केरल में जो विकास और नियोजन के लिए रास्ता अपनाया गया उसे केरल मॉडल कहते हैं। जैसे कि केरल में जो कि विकास के लिए जो मॉडल अपनाया गया उसे हम केरल मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के तहत निम्नलिखित चीज़ों पर इस मतलब मॉडल में निम्नलिखित चीज़ें जोड़ी गई। पहला, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार। चौथा, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन। तो इसमें प्रमुख जो कि चीज़ें जोड़ी गई, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन, जो कि प्रमुख चीज़ें इस विकास का जो केरल मॉडल था इसमें जोड़ी गई थी। उस समय की उस मॉडल में ये सब जोड़ी गई थी चीज़ें कि लोगों को विकास मिल सके, शिक्षा मिल सके, रोजगार मिल सके, भूमि सुधार हो, गरीबी उन्मूलन से भी व्यक्ति बचे। तो 1987 से 91 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया। इसके अंतर्गत विकास की अभियान चली। तो 1987 से 91 के बीच जो कि नया लोकतंत्र पहल के नाम से अभियान चला गया, और इसके अंतर्गत विकास के जो कि अभियान चलते रह गए। अब विकास के जो कि अभियान चले 1987 से 91 के बीच कई ऐसे जो मॉडल चलते रहे गरीबों के लिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, तो तरह तरह के मॉडल चलते रहे उस समय। अब कृषि बनाम उद्योग। कृषि बनाम उद्योग क्या होता है, कृषि की कैसी बनावट रहेगी, कैसे अर्थव्यवस्था करेंगे, हम अच्छे से कृषि का निवारण करेंगे, अच्छी फसलें उगाएंगे। तो कृषि बनाम उद्योग क्या होते हैं, जो कृषि के लिए जो उद्योग बनाए जाते हैं उनकी स्थापना की जाती है कृषि करने के उद्देश्य से, तो हम उसे कृषि बनाम उद्योग कहते हैं। जो जैसे कि कोई कारखाना हो गया जहाँ पर कृषि का आटा बनाया जाता है, उसके लिए कारखाना निर्माण करना, तो कृषि बनाम उद्योग वह कहलाता है। अब कईयों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था, और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची थी। अब जो कई लोगों का मानना था कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें विकास के लिए काफ़ी तेज़ी से गति कर रहा था, तो किसी के लिए जो कि कारखाने भी बनाए गए थे। अब जेसी कुमार पंपा जो कि 1982 और 1916 1960 असली नाम जो कि जीसी कनी लियंस अर्थशास्त्री, एक चटर्जी अकाउंटेंट, इंग्लैंड एवं अमेरिका में शिक्षा, महात्मा गांधी के अनुयायी, गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश
इकोनॉमिक्स ऑफ फॉर्मेंसेस के लेखक योजना आयोग के सदस्य के रूप में योजना प्रक्रिया में हिस्सेदारी की थी। यह चाहते थे कि ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर दिया जाए। तो ये जो चाहते थे जे.की. कुमार रंपा, जो कि चाहते थे कि यह ग्रामीण उद्योगों पर काफ़ी जोर दिया जाए, ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक काबिल बनाया जाए। तो इनका मानना था कि कृषि के केंद्र में रखा जाए, मतलब जो कृषि है ना भाई, केंद्र में रखा जाए। चौधरी चरण सिंह, तो इनका मानना था कि कृषि को केंद्र में रखा जाए। अब कृषि है तो उसको एक केंद्र में रखा जाए, एक एकत्रित, जैसे कि आजकल कोई मंडी वगैरह हुआ जहाँ अनाज मिलता है, तो उस समय की कृषि को केंद्र में रखा जाए, इनका मानना था। अब जैसे कि कोई केंद्र हो गया, उद्योग धंधे हो गए, तो वहाँ पर किसी का प्रयोग करके, जैसे कि कोई बड़ा उद्योग हुआ कृषि के निर्माण के लिए बनाया गया, तो उसमें अनाज आएगा, तो वहाँ से कुछ भी जैसे आटा निकलेगा, मैदा, कई सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो उसके लिए उद्योग की स्थापना करना, तो किसी के लिए उद्योग स्थापित करना और उन सब के लिए एक एकत्रित उद्योग स्थापित करना, मतलब सारा का सारा जो कि अनाज हो एक गोदाम में या फिर किसी फैक्ट्री में रखा जाए, कारखानों में रखा जाए और इसका इस्तेमाल किया जाए, उन लोगों तक पहुंचाया जाए निजी क्षेत्रों में। ठीक है। अब निजी क्षेत्र बनाओ सार्वजनिक क्षेत्र। अब जो अगला टॉपिक है निजी क्षेत्र बनाओ सार्वजनिक क्षेत्र। अब जो कि निजी क्षेत्र छोटे छोटे गाँव थे उन सबको बड़ा बनाना, उनको सार्वजनिक क्षेत्रों पर बड़ा बनाना। तो विकास के जो मॉडल थे, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, पूंजीवादी और उदारवादी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर निजी क्षेत्रों पर नियंत्रण था, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता था। अब भारत ने इन दोनों के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी हो और समाजवादी, जिसमें गरीबों को की भी सहायता की जाए और सरकार का उन पर नियंत्रण हो। तो विकास के दो मॉडल अपनाए थे भारत ने, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब खेती, व्यापार और उद्योग का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। अब खेती, व्यापार और उद्योग का एक बड़ा जो हिस्सा था निजी क्षेत्रों में या निजी हाथों में भी रहा था। तो कई सारे खेतों और व्यापारी का जो कि हिस्सा होता था, उद्योग धंधों का कोई छोटे छोटे एवं बड़े बड़े लोग के हाथ में होता था। अब राज्य ने भारी उद्योग को अपने हाथों में रखा था। अब राज्य ने जो भारी उद्योग धंधे हुआ करते थे, फैक्ट्री वगैरह कारखाने हुआ करते थे, उनका जो नियंत्रण था वह राज्यों के हाथों में हुआ करता था, लोगों के हाथों में हुआ करता था। ठीक है। अब इस मॉडल की आलोचना, तो कई सारे ऐसे विद्वान थे, लोग थे जिन्होंने इस मॉडल की आलोचना भी की थी। तो इस मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों कौमों में हुई थी। दूसरा जो कि आलोचकों का कहना था कि योजनाकार ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी और ना ही निजी क्षेत्र के बढ़ावे के लिए कोई उपाय किया गया। अब निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट की प्रणाली खड़ी करके निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए गए। तो मतलब इस मॉडल में काफ़ी लोगों ने कई सारी आलोचनाएं भी दी थी। इसके अतिरिक्त सरकार ने ऐसी चीज़ों की आयात पर बाधा उत्पन्न की जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता था। ऐसी चीज़ों के उत्पादन का बाजार एक तरह से प्रतिस्पर्धाहीन और इसकी वजह से निजी क्षेत्रों के पास अपने उत्पादनों की गुणवत्ता सुधारने अथवा उनके सस्ता करने की कोई हड़बड़ी नहीं हुई थी। तो कई सारे मतलब जो कि आलोचना भी की थी इस मॉडल की। तो लोगों ने इस मॉडल में आलोचना दक्षिणपंथी वामपंथी जो दोनों लोगों ने की थी, दोनों कौमों के लोगों ने की थी। आलोचना का कहना था कि योजना ने निजी क्षेत्रों को पर्याप्त जगह नहीं दी है, निजी क्षेत्रों के लिए बढ़ावे के लिए कोई उपाय नहीं है। निवेश के लिए लाइसेंस परमिट की प्रणाली खड़ी करके निजी पूंजी राह में रोड़े अटकाए गए। इसके अतिरिक्त सरकार ने ऐसी चीज़ों की आयात पर बाधा उत्पन्न की जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता हो। ऐसी चीज़ों के उत्पादन का बाजार एक तरह से स्पर्धाहीन की और इसकी वजह से निजी क्षेत्रों के पास अपने उत्पादन गुणवत्ता सुधारने अथवा उन्हें सस्ता करने की कोई हड़बड़ी नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से मतलब जो इस मॉडल की आलोचना की गई थी, लोगों को उतना ज़्यादा सुविधा नहीं मिल पाई थी इसके अंतर्गत। पाँचवा, सरकार ने अपने नियंत्रण में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखी थी, इसके भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ी। अब क्या था, सरकार ने अपनी नियंत्रण में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखी थी, इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ा। कुछ ऐसी आलोचना भी थी जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए उतना उसने किया ही नहीं। अब उन आलोचनाओं ने ध्यान दिलाया है कि जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा के मदों में क्योंकि सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की है। अब सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र के लिए तैयार किया नहीं था। सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्रों से मुनाफा कमाने में भी मदद मिली। सरकार की नीतियाँ के चलते हुए मध्य वर्ग उठ खड़ा हुआ और बेकार खास जिम्मेदारी की मोटी
ले रहा था, गरीबी में लगातार वृद्धि हो रही थी। अब क्या हो रहा था इस मॉडल के अंतर्गत, ऐसा हो रहा था कि गरीबों को गरीबी और सता रही थी, जबकि अमीरों को और अमीरी। तो सरकार ने अपने नियंत्रण में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखी थी, इससे भ्रष्टाचार बढ़ा। कुछ ऐसी आलोचना भी थी जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रही है सरकार। इन आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा के मदों में सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की है। सरकार ने न केवल उनकी क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहाँ की क्षेत्र में जाने के लिए तैयार नहीं था, सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र की मुनाफा कमाने में भी मदद मिली। सरकार की नीतियों के चलते इस मध्य वर्ग उठ खड़ा बैठा और बेघर खास जिम्मेदारी की मोटी तनख्वाह ले रहा था और गरीबी में लगातार वृद्धि हो रही थी। मतलब इस मॉडल के अंतर्गत गरीबी अत्यधिक बढ़ती ही जा रही थी, गरीबी कम नहीं हो रही थी इस मॉडल के अंतर्गत।